हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। ठीक, आज हम पढ़ेंगे अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। अष्टफलकीय रिक्तियाँ मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जब एक क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय ज्यामिति में स्थित 6 निकटतम पड़ोसी कणों द्वारा आवृत रिक्त स्थान को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। मतलब कि जब एक क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय ज्यामिति में 6 निकटतम पड़ोसी कणों द्वारा आवृत रिक्त स्थान जो बचता है, जैसे 6 पड़ोसी कणों द्वारा जो 6 गोले होंगे जब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उनके बीच की जो स्थान बचता है उसे ही हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। एक समृद्ध संकुलित संरचना में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या के बराबर होती है। ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक, वो विकल्प में किसी बार पूछ देता है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या घटक कणों की संख्या के बराबर होती है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। यहाँ पे जो r बराबर होता है 0.414 r होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात किसे कहते हैं? तो धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपातों को त्रिज्यानुपात कहा जाता है। मतलब कितने धनायन हैं और कितने ऋणायन हैं, इनकी जो त्रिज्याओं के अनुपात हैं उसे ही हम त्रिज्यानुपात कहते हैं। तो त्रिज्यानुपात बराबर होता है धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। ये जो है, ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा, तो इसे नोट करते रहिए क्योंकि फार्मूले जो है यही से थियरी से ही निकलते जाते हैं, तो फार्मूलों को हमें अलग करते रहना है। अब आ जाते हैं कि धनायन ऋणायनों की तुलना में छोटे आकार के होते हैं। ठीक, जो धनायन होते हैं ऋणायनों की तुलना में छोटे आकार के होते हैं, इसीलिए आयनिक क्रिस्टलों में धनायनों की प्रवृत्ति अधिकतम संभव ऋणायनों से घिरने की होती है। ठीक, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें उनकी जो प्रवृत्ति होती है कि अधिकतम संभव ऋणायनों से ही घिरे हुए, जो धनायन होते हैं उनमें अधिकतम क्या होते हैं, ऋणायनों से ही घिरे होते हैं। इसके कुछ नोट्स हैं कि यदि त्रिज्या अनुपात ठीक 0.414 है तो एक धनायन द्वारा निर्मित जालक में स्थित एक अष्टफलकीय रिक्ति में समावेशित हो जाएगा और इसकी समन्वय संख्या का मान 6 होगा। यानी कि अगर त्रिज्यानुपात 0.414, इस पॉइंट का टोटल मतलब यही है कि यदि त्रिज्यानुपात 0.414 है तब उनकी समन्वय संख्या का मान 6 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट है कि यदि त्रिज्यानुपात ठीक 0.225 है, ठीक, तो धनायन एक चतुष्फलकीय रिक्ति में ठीक समावेशित हो जाएगा और इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। ठीक ना, इसका भी यही मतलब है यहाँ पे पॉइंट कि अगर त्रिज्यानुपात ठीक 0.225 है तो इसकी समन्वय संख्या 4 होगी और यह धनायन एक चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेशित हो जाएगा। अब देख लेते हैं, इसके लिए हमने एक सारणी बनाई हुई है कि त्रिज्यानुपात समन्वय संख्या कितनी होगी, संरचना की व्यवस्था कैसी होगी, इसके एक एक उदाहरण हमने लिखे हुए हैं। तो त्रिज्यानुपात अगर 0.155 से 0.225 तक होगी तो इसकी समन्वय संख्या का मान 3 होगी और इसकी संरचना व्यवस्था जो है समतलीय त्रिकोणीय होगी और उदाहरण इसका है B2O3। अगर त्रिज्यानुपात 0.225 से 0.414 तक होगी तो जो समन्वय संख्या है उसका मान 4 होगा और संरचना जो व्यवस्था होगी चतुष्फलकीय होगी। इसका एक उदाहरण है ZnS। अगर त्रिज्यानुपात 0.414 से 0.732 तक होगा तो इसकी समन्वय संख्या का मान 6 होगा
और इसकी संरचना व्यवस्था जो होगी अष्टफलकीय होगी। इसका उदाहरण NaCl है। यदि त्रिज्यानुपात 0.732 से 1 तक है तो इसकी समन्वय संख्या 8 होगी और संरचना व्यवस्था होगी जो इसकी अंतः केंद्रित घनीय होगी और इसका एक उदाहरण है CsCl। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक विशेष करके नोट है कि दाब में वृद्धि करने पर, यह प्रश्न पूछता है कि दाब में वृद्धि करने पर क्या होगा। तो दाब में वृद्धि करने पर समन्वय संख्या में वृद्धि तथा ताप में वृद्धि करने पर समन्वय संख्या में कमी होती है। पूछता है कि दाब और ताप में वृद्धि या परिवर्तन से क्या परिवर्तन होता है, इनकी समन्वय संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं कि दाब में वृद्धि करने पर समन्वय संख्या में वृद्धि तथा ताप में वृद्धि करने पर समन्वय संख्या में कमी होती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक मिलती रहे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ठोसों में दोष। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि ठोसों में किस प्रकार के, कितने प्रकार के, कैसे कैसे दोष पाए जाते हैं। ठोसों में दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी विचलन, दोस्तों आप लोग को पता है कि दोष मतलब कोई उसका अवगुण या किसी प्रकार से वो अलग हो, उसे ही हम दोष कहते हैं। तो ठोसों में किस प्रकार से दोष होता है, तो जब क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन, ठीक, कोई भी विचलन यानी कि अलगाव, कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता अथवा दोष कहलाता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक दोष, दूसरा होता है परमाणविक अपूर्णता या परमाणविक दोष। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष में इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से, ठीक, इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से निर्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से निर्मित इलेक्ट्रॉन न्यून बंध को एक छिद्र कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके जाते हैं तो जो जहाँ पे स्थान वो छोड़ते हैं तो वहाँ पे एक जगह तो उनका बन जाएगा क्योंकि उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो जगह आता है, तो इसलिए वहाँ पे एक जगह बन जाता है, उसे हम छिद्र या होल कहते हैं, इसे कोटर भी कहते हैं। तो ये छिद्र विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका जब हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ेंगे, फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम डिटेल से कोटर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवाहित कैसे होते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे आगे वाली वीडियो में। तो ये छिद्र विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक। लेकिन विद्युत क्षेत्र में छिद्रों का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो ठोसों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, ठोसों में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों को ही इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना स्थान दूसरे जगह पे चले जाते हैं और उनके स्थान पे जो होल बन जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं, वही जो होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि परमाणविक अपूर्णता, मतलब दूसरा हेडिंग है परमाणविक अपूर्णता या परमाणविक दोष। तो घटक कणों की व्यवस्था में, घटक कण मतलब जिन्हें हम गोला माने हुए हैं, घटक कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोषों को परमाणविक दोष अथवा परमाणविक अपूर्णता कहा जाता है, ठीक। अगर गोले थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, उनमें अनियमितता आ जाए तो वो दोष तो कहलाएंगे ही, तो उन्हें हम परमाणविक अपूर्णता या परमाणविक दोष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बिंदु दोष, दूसरा होता है जालक दोष। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिंदु दोष और जालक दोष। प्रश्न पूछता है कि बिंदु दोष और जालक दोष से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना रहेगा। सबसे पहला पढ़ते हैं हम बिंदु दोष, ठीक, पॉइंट डिफेक्ट। तो क्रिस्टल में किसी परमाणु अथवा समूह के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से विचलित होने के फलस्वरूप उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष कहा जाता है। मतलब कि क्रिस्टल में किसी परमाणु अथवा समूह के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से, मतलब अपने सामान्य व्यवस्था से थोड़ा सा भी विचलित हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो जो उसके फलस्वरूप जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टाइचियोमेट्रिक दोष और दूसरा होता है अस्टाइचियोमेट्रिक दोष। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर पूछता है कि
स्टाइसियोमेट्रिक दोष और अस्टाइसियोमेट्रिक दोष से आप क्या समझते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि स्टाइसियोमेट्रिक दोष, जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल की स्टाइसियोमेट्रिक परिवर्तित नहीं होती तो दोष को स्टाइसियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साटकी दोष। अब स्टाइसियोमेट्रिक क्या होता है ये अभी हम आपको बताते हैं। अब इसमें ये दो प्रकार के होते हैं स्टाइसियोमेट्रिक दोष। तो ये होते हैं, पहला इसमें साटकी दोष। ठीक, पढ़ते हैं साटकी दोष। साटकी दोष। ठीक, दो, जब क्रिस्टल के जालक, ठीक, जब क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में से कुछ बिंदु असमावेशित, ठीक, असमावेशित शेष रहते हैं तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहा जाता है। साटकी दोष में सदैव धनायन तथा ऋणायन सामान्य संख्या में, मतलब समान संख्या में अनुपस्थित रहते हैं। जितना धनायन अनुपस्थित रहेगा उतना ही ऋणायन भी अनुपस्थित रहेगा। इसका फिगर हमने बनाया हुआ है, देखिए a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये हमने कड़ों को दिखाया हुआ है। तो अब इसमें जो होंगे धनायन और ऋणायन ये हैं। ठीक, ये धनायन है, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, इसको हमने दिखाया हुआ है। तो अब इसमें जो है एक जो ये क्या कहते हैं कि जब बिंदुओं में से कोई भी ये सामान्य अवस्था से विचलित हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे धनायन गायब हो गया। ठीक, वैलेंस क्रिएटेड बाय एन मिसिंग कैटायन। ठीक, और यहाँ पे जो है, ठीक, यहाँ पे एक ऋणायन उपस्थित हो गया। ठीक, यहाँ पे एक धनायन अनुपस्थित हो गया, यहाँ पे एक ऋणायन अनुपस्थित हो गया। तो देखिए समान संख्या में इसमें धनायन और ऋणायन अनुपस्थित है। ठीक, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है इसमें, उसे ही हम साटकी दोष कहते हैं। ठीक, तो जो है अब और ये साटकी दोष जो है ये भी दो प्रकार के होते थे। तो अब साटकी दोष हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद से अगला जो है, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।